भी होगा। फ्रिज पेंस पढ़े हो? फ्रिज पेंस क्या होता है? सर ऊपर वाले कॉलम को अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो डेटा अगर हम कितना भी नीचे ले जाए तो हाँ। ऊपर वाला फ्रीज रहेगा, हमें शो करता रहेगा। हाँ हाँ, हेडिंग रिफ्लेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज करा जाता है। सो फ्रिज पेन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डेटा बड़ा हो, नहीं तो अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी हेडिंग छुप जाती है। अब देखो, जैसे मेरे पास अभी 15 डेटा तो दिख रहा है, जैसे ही हम 16वें पे जाएंगे, 16वें रो पे, तो हमारी हेडिंग गायब हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर का क्या चीज़ है, ये फ्राइडे सैटरडे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज पेंस का यूज करते हैं। फ्रिज पेंस 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है जिसमें हम व्यू टैब में जाएंगे, ठीक है। व्यू टैब में फ्रिज पेंस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल है, फ्रिज टॉप रो। जैसे इस पे क्लिक करोगे, बस 1 सेकेंड का ऑप्शन है, आप नीचे के सारे डेटा को देख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके पास डेटा थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा क्या मतलब 10-15 डेटा से ज़्यादा है तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। द सेम अगर हम लोग राइट की तरफ जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय आईडी या किस आईडी पे सेल्स हुई है, कौन एजेंट है। ट्रांजैक्शन आईडी के बेस पे आपको आगे की एंट्री करनी हो या कुछ देखना हो तो हमारा पहला कॉलम धीरे 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 आप राइट की तरफ जाओगे तो इसे गायब हो जाता है। आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम आपका विजिबल रहे तो क्या करेंगे, फ्रिज पेंस में फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। ऐसे केस में नीचे जाओगे तो देखो पहले जैसा हो गया, लेकिन राइट की तरफ जाते हो तो देखोगे कि पहला हमारा ट्रांजैक्शन आईडी हमेशा दिखता रहेगा, जिसके बेस पे आगे की एंट्री देखनी है या एंट्री न्यू करनी है। एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनफ्रिज। ना हमें टॉप पे चाहिए ना हमें लेफ्ट में चाहिए, तो फ्रिज में जाके क्या कर देंगे, अनफ्रिज कर देंगे। अनफ्रिज जैसे ही करते तो देखो नीचे वाला भी काम करना बंद कर दिया, राइट वाला भी काम करना बंद कर दिया। अब एक होता है कस्टम, फोर्थ। उसमें क्या कहता है कि आप लेफ्ट को भी और टॉप को भी फ्रीज करके रख सकते हो। इसमें कर्सर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कर्सर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है मतलब अगर देखो कर्सर को मैं इस सेल पे रखता हूँ, ये येलो वाले सेल पे, इसका ये मतलब हुआ यहाँ से ऊपर और यहाँ से लेफ्ट। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फ्रिज पेंस में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, फ्रिज पेंस, जिसमें देखिए कीप रोज एंड कॉलम विजिबल, यही अनफ्रीज बन जाता है। नहीं, कीप रोज एंड कॉलम विजिबल, इस पर क्लिक कर दो, बस ये क्लिकिंग का ऑप्शन है। नीचे जाओगे तो नीचे भी काम करता रहेगा। कल के डेट में ट्रांजैक्शन आईडी के बेस पे हमें कुछ देखना है तो इधर भी जा सकते हैं। यही ऑप्शन अनफ्रीज बनता है, यानी कि यही ऑप्शन अनफ्रीज बनता है। अब जैसे कोई बोलता है कि नहीं जी मेरे को तो 3 ऊपर से रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन आईडी और डेट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तब आप कर्सर पॉइंट कहाँ रखेंगे, मंडे के ऊपर, और यहाँ से फ्रिज पेंस फिर से अप्लाई कर देंगे। पहले से कोई लगा है तो पहले अनफ्रीज करना है और फिर अप्लाई करना है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिज पेंस। कोई डाउट? तो इस तरीके से हम फ्रिज पेंस सीख लिए कि इस तरीके से आप फ्रिज पेंस कर सकते हो। ऑल डन? इसके बाद आइए एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ये तो हमने फ्रिज पेंस के बारे में बताया। अब हम कुछ फंक्शन जिक्र करने वाले हैं जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही जवाब देना। अनुप्रिया, इस डेटा में ये जो डेटा आपको दिया है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप आराम से बता सकते हो कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। क्या बात है, कमाल। मैं ये सुनना चाहता था, ऐसा नहीं कि लगे एकदम देखने की इसमें से मिल गया 90, अब कोई 90 से ज़्यादा खोजेंगे, 96, फिर 96 से ज़्यादा नहीं, तो ये नहीं। उसके लिए हमने फंक्शन सीखा था मैक्स। इसका मतलब है कि बिल्कुल इसको कहते यूज करना, जो पीछे आपने सीखा है उस फंक्शंस को अप्लाई करना या यूज करना। नहीं तो
ऐसे बहुत लोगों से हमने पूछा है, वो देख के कुछ से कुछ बताएंगे, क्योंकि वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखो 96 है, यहाँ आ जाके 99 यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो एक हमने आंसर निकाला मैक्स से और दूसरा आंसर मीन से, कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इस डेटा में से आप सबसे लोएस्ट डेटा बताओ, सबसे लोएस्ट वैल्यू बताओ, इतना बात सबको पता है। अगर किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि सेकेंड हाईएस्ट बताओ, थर्ड हाईएस्ट बताओ, फोर्थ हाईएस्ट बताओ, टॉप 5 बताओ, टॉप 10 बताओ, तब तो चाहिए ना हमें कुछ नया। सो वही है नया, जिसमें एक है लार्ज, एक है स्मॉल और एक है रैंक। फिलहाल हम लोग इस 3 फंक्शंस के बारे में सीखना चाहेंगे। बड़ा सिंपल है, इक्वल्स टू लार्ज लगाएंगे, सिंटेक्स में एरे मांग रहा है यानी डेटा मांग रहा है, डेटा आपने दे दी। के का मतलब पोजीशन या रैंक होता है। सो इफ यू पुट 1 सो यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज सिमिलर टू मैक्स। बट अगर मैं यहाँ 1 को 2 कर दूं तो ये हो गया आपका सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैं 3 कर दूं तो ये हो गया थर्ड हाईएस्ट वैल्यू। बात समझ में आई? सेम उसी तरीके से स्मॉल काम करता है। मैक्स और मीन सिर्फ एक पोजीशन के लिए हमें मिलता है, जबकि आप स्मॉल और लार्ज को यूज करके आप कोई भी पोजीशन का पता कर सकते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है तो 1 करेंगे, तो वो तो हम मीन से भी निकाल सकते थे। बट अगर मेरे को सेकेंड पूछ दिया तो मुश्किल हो जाएगा, थर्ड पूछ दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे या 3 कर देंगे या 4 कर देंगे, जिस पोजीशन के लिए आपको पता करना है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ कम टू रैंक। मतलब आपको ये तो पता है कि ये वाली सेल्स जो है आपकी है, बट ये नहीं पता कि आपसे कितने लोग ज्यादा हैं या कितने लोग कम हैं। तो अगर आपकी रैंक 5 है तो समझ लेना कि 4 आपसे ज्यादा है, बाकी सब पीछे है। अगर आपका रैंक 10 है तो 9 लोग ज्यादा है। आपका रैंक ही 1 है तो आपसे ज्यादा कोई नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड रैंक, अपनी पोजीशन पता करने के लिए विद इन द डेटा। सो इस बार देखेंगे सिंटैक्स क्या कहता है। रैंक नंबर जिसके बारे में पता करना हो। यहाँ पे रेफरेंस वर्ड लिखता है। रेफरेंस का मतलब यहाँ रेंज से, कि किस रेंज में ढूंढेगा कि ये इसका रैंक क्या है। ऑल इंडिया रैंक, ऐसे एग्जामिनेशंस जो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, तो AIR 1 पहला रैंक, AIR 37th रैंक ऑल ओवर इंडिया में। सो ऐसे ही कि इस डेटा में इसकी 5th रैंक है, इसका मतलब है कि 4 लोग इससे ज्यादा है, आगे है। यहां तक समझ में आया? यानी लार्ज, स्मॉल और रैंक तीनों समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेसी हम लोग लाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरीके से, ये डेटा है और इसमें से हमें टॉप 10 वैल्यूज निकालो। क्या निकालो? टॉप 10 वैल्यू। तो आपके दिमाग में तो चल रहा होगा कि एक बार टॉप 10 करेंगे, एक बार 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर यानी 10 बार फंक्शन लगाओगे तभी तो टॉप 10 वैल्यू निकाल पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, इसका ट्रिक ये है कि आप 1 से 10 का सीरीज बना लो। इस बहाने सीरीज भी आपके रिपीट हो जाएगी कि फील्ड में जाके सीरीज होता है। वैसे तो 10 है तो 2-3 सेकेंड में बन जाता है, लेकिन सीरीज एक तरह से रिवाइज हो जाएगा आपका। नहीं, टॉप 10 हमें बोला गया है ना। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू लार्ज करेंगे और डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा 1 नहीं लिख के रेफरेंस देंगे। अगर 1 लिखेंगे तो बार बार आपको करना पड़ेगा, बट ऐसा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। बोलोगे वो कैसे? आप चेक कर लो। आप 6ठे पोजीशन, 5वें पोजीशन पे तो अभी हमने निकाला था कि 9-2 वाला, ये 9 वाला कैसे हो सकता है? एक बार देखते हैं क्रॉस चेक करके। लार्ज ऑफ दिस रेंज कॉमा 5 या 5 आप लिख देंगे मैनुअली। सो ये जब 9-2 है तो ये
तो गलत है। यानी कि पहले के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आगे का आंसर सही होगा या नहीं होगा। ऐसे ये सेकंड नंबर थर्ड है, सही है, थर्ड भी में भी सही हो, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई सिक्योर नहीं है कि आंसर सही होगा या गलत होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसी क्या बात हुई, क्या गलती हुई है इस चीज को निकालने में, हमने तो सब चीज सही दिया। होता क्या है कि एक्सेल में रेंज बदलता है। पहली बार जब आपने लगाया था F2 कर लो या डबल क्लिक करो पता चल जाएगा। आपने बोला इस रेंज में पहली वैल्यू क्या है, बात समझ में आया। अगली बार देखो क्या होगा, एक रो नीचे आ गया, इस बार देखो 2 रो, हर बार जैसे जैसे नीचे जाएगा वो क्या होता रहेगा, रो। तो जब रेंज ही गलत है, रेंज ही गलत है तो रिजल्ट सही हो ही नहीं सकता है कभी। एक के अलावा पहला जो मारोगे वो सही आएगा, उसके बाद का गारंटी नहीं है कि वो कितना सही होगा, 1 सही होगा कि 2 सही होगा, 3 सही होगा। तो यहाँ पे एक और ट्रिक आपको यूज करना होगा जो पीछे पढ़ा है आपने, और उसको बोलते हैं हम लोग नेम रेंज को एक नाम देना। नेम मैनेजर याद है? है ना? डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दो इसको, मेरा डेटा। लोग बोलता है मेरा बेटा, नहीं, इसका नाम हो गया मेरा डेटा। नेम मैनेजर, नेम मैनेजर नहीं सीखा आपने? सर इनको पढ़ाया हो। ओके, कोई बात नहीं, अभी सिखा देते हैं। पहले हमने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया और इसका एक नाम दे दिया यहाँ पे जाके, मेरा डेटा। तो ये बन गया हमारा नेम रेंज। जब इसको नेम रेंज दे देते हैं तो ये खिसकेगा नहीं, तब ये आंसर सही देगा। देखते हैं क्या है। लार्ज डेटा का नाम क्या दिया, मेरा डेटा। पकड़ लिया मेरा डेटा लिखते ही उस रेंज को, फिर कॉमा में के मतलब पोजीशन, पोजीशन तो हमने पहले बना ली थी। अब जो आंसर आएगा डबल क्लिक से, कि मान लो टॉप मांगे 5, टॉप 10 मांगे, 15 मांगे, 20 मांगे, अब ये सही है। तो आप देख सकते हो कि 4 तक तो आंसर सही है और बाकी आंसर गलत हो गए। अब एक नया टॉपिक हमें मिल गया, नेम मैनेजर। अब हम पहले नेम मैनेजर को समझते हैं। हिमानी, आपने नेम मैनेजर पढ़ा है? सो व्हाट इज नेम मैनेजर? सर किसी डेटा को उस नेम पे रख देते हैं तो क्या करते हैं? डेटा को नेम रख देते हैं उसका, रख देते हैं तो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। नामकरण हो जाता है। नाम एग्जैक्टली नेम मैनेजर का मतलब वही होता है जो आपने गलती से बोला कि नामांकन हो जाता है। कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि देखिए जब भी कोई फंक्शंस फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको डेटा सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो हमें डेटा बार बार पूरा सिलेक्ट, अभी ना छोटा डेटा के माउस से पकड़ोगे, सोचो 15,000, 17,000, 2,000, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख डेटा है, तो कितने बार आप डेटा सिलेक्शन में ही आपके कई घंटे खराब हो जाएंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन जस्ट नेम द रेंज। इस टॉपिक का नाम है नेम मैनेजर। सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे एम्प्लॉय हैं जिनकी ये मंथली सेल्स है। क्या है? मंथली सेल्स है। अगर मैंने बोला, अगर हमने बोला आपको कि अगस्त का टोटल सेल्स बताओ, रोहित अगस्त का टोटल सेल्स बताओ, तो आप कौन सा रेंज सेलेक्ट करोगे? रेंज कैसे, किधर है उसका एड्रेस तो बताओ। रेंज तो पहले पढ़ चुके हो ना, I2 एग्जैक्टली, हम ये वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे। नहीं, यानी कि आज के बाद कभी भी अगस्त वाले महीने का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त का सम कर दो, अगस्त की मिनिमम वैल्यू निकालो, अगस्त में से सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालो, अगस्त का लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट वैल्यू निकालो, अगस्त वाले का ये कर दो, अगस्त वाले का वो कर दो, इस रेंज की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो हम क्या करते हैं, इस रेंज को सेलेक्ट करके एक अप्रोप्रिएट नाम कोशिश करते हैं डालने का। नाम तो डाल दोगे कुछ भी, तो कुछ भी नाम से भी बन जाएगा, बट नाम आपको क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए।
अगस्त, हम चाहते थे यहाँ पे कुछ भी लिख देते, KUCHBHI, कभी पर हो जाता है, बट नाम हमेशा एप्रोप्रिएट डालते। तो अगस्त लिखने के बाद आपको एंटर करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग हेडिंग के साथ ही नेम मैनेजर, हाँ नेम के साथ लीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नेम मैनेजर। बट ये नेम मैनेजर बनाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से कितने तरीके होते हैं ये याद रखें। कितने तरीके होते हैं? आप लोग पढ़े हो? आप तो पढ़े हो। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं, एग्जैक्टली। तो हम पहला तरीका एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर मैं बोलता कि अंजलि का डेटा सिलेक्ट कर लो, तो आप क्या करते? अंजलि का डेटा मतलब ये हुआ ना, अंजलि का डेटा, जैसे अगस्त का डेटा ये था तो अंजलि का डेटा ये है, तो ये भी तो एक रेंज है। इसका क्या नाम दें? अगर हम अंजलि देते हैं तो हम जल्दी टैकल कर देंगे कि अंजलि का सम कर दो, अंजलि का हाईएस्ट वैल्यू बताओ, मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ। इस रेंज का नाम लिखने के बाद नेम एंटर दबाते हैं ताकि इस रेंज का एक नाम हो गया। तो नेम मैनेजर बनाने के 4 तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको आपने नाम दिया नेम बॉक्स, यानी इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जाके जो नाम देते हैं, जैसे इसका सेलेक्ट कर लो और नाम नेम बॉक्स में जाके नाम लिख दो। समझ में आया? इसके दूसरे भी तरीके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइन नेम। क्या बोलते हैं? डिफाइन नेम। नाम सुनता लग रहा है ना टेक्निकल, सेम लग रहा है कि डिफाइन नेम, किसी का नाम रखना, नामांकन करना, नहीं? सो व्हाट वी कैन डू इज सेम प्रोसेस, यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा, बट दिस टाइम व्हाट यू हैव टू गो फॉर डिफाइन नेम। बट ये जरूरी है कि डिफाइन नेम है कहाँ, कहाँ है, कहाँ है? अच्छा आप लोग तो, हाँ रोहित कहाँ है? ये है हमारा फॉर्मूला टैब। कहाँ पे है? फॉर्मूला टैब में, यहाँ पे। तो ये याद रखना जरूरी है कि है कहाँ। मतलब ये तो देख लिया कि संगम विहार है, अब संगम विहार में जब तक एग्जैक्ट डायरेक्शन है तो घूमते रह जाओगे जिंदगी भर, कि रोज संगम विहार का चक्कर लगाओगे, मिलेगी नहीं जिसको ढूंढ रहे हो, नहीं? उसको लगेगा कि संगम विहार वाली ऑटो पे बैठी है, उसमें भी शेयरिंग ऑटो में, तो पक्का कहीं संगम विहार में हो। तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई A16 में है वो या A19 में है। सो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। तो जब भी कोई मेनू की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टैब में है, कौन सा किस टैब में है, नहीं? तो यहाँ पे आने के बाद देखो एक खासियत आपको मिला कि नाम अपने आप पकड़ा। समझ में? उस समय नाम देना पड़ता था, यहाँ पे अपने आप नाम पकड़ा ना जुलाई। अब जैसे मैं यहाँ पे ये रेंज पकड़ता हूँ और डिफाइन नेम में जाता हूँ, तो नाम अपने आप पकड़ा ना, ये फायदा मिला हमें। वो एफएक्स में बगल में जो वो किस लिए होता है? तो फॉर्मूला के लिए होता है ना। आज सब आ जाएगा। अब पहले दो समझ में आया, पहले तीसरा देखते हैं। एक तीसरा तरीका है, बस तीसरे तरीके से पहले आप ये समझ लो कि जब ये तरीका आप अप्लाई करोगे तो इस तरीका का नाम ही है नेम मैनेजर। क्योंकि इसमें 2 बातें होती है कि अभी तक कैसे पता चलेगा, अभी तो आपके सामने पर आया था, आप बोल दोगे सर 1 अगस्त बनाया था, 2 नाम का बनाया था, एक और कोई महीने का बनाया था, कि कितने नेम मैनेजर इस पे बन चुका है। तो मान लो कि जुलाई का बनाना है तो जुलाई तो सेलेक्ट करेंगे, और इस बार हम कहाँ चले जाएंगे? नेम मैनेजर पे। तो इसमें 2 बातें होती, जो बना है उसका इधर दिख भी जाएगा, और एक न्यू बनाने का मतलब होता है कि आप नया बना सकते हो और यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट नाम दे सकते हो कोई भी। जैसे मेरे को फरवरी की बनानी है तो फरवरी का डेटा सेलेक्ट कर लिया, नेम मैनेजर में गए और यहाँ से देखिए जुलाई का पहले बना हुआ था इसलिए ब्लैंक आ रहा था, न्यू किया तो ये फरवरी अपने आप पकड़ लिया। ओके, तो तीसरा तरीका का नाम क्या हो गया हमारा? नेम मैनेजर ही तरीका का नाम ही है नेम मैनेजर, टॉपिक का भी नाम है नेम मैनेजर। इसमें 2 फैसिलिटी थी, कितनी बनी है अभी तक वो पता चल जाता है। अब आते हैं 4th तरीके पे। 4th तरीका का मतलब होता है कि
इस डेटा से हम कितने नेम मैनेजर बना सकते हैं। ऐसे तो जितने चाहे उतने बना सकते हो, ये भी तो एक डेटा हो सकता है, नहीं, ये भी एक डेटा हो सकता है, ये भी एक डेटा हो सकता है। आप इतना ही सेलेक्ट कर रहे हो, ये भी एक डेटा हो सकता है। आपने इतने दूर सेलेक्ट किया, तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है उसके हिसाब से तो हजारों डेटा बन सकता है नेम मैनेजर। बट एप्रोप्रिएट कितने बनेंगे, जितनी हमारी हेडिंग है और जितना हमारा नेम है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जैसे ये कितने नाम है अपने पास, 11, एक तो हेडिंग है और ये हेडिंग कितनी है, 9, तो 9 और 11 20 हो गया, टोटल 20 बनेंगे। जितने नाम उतने प्लस जितनी हेडिंग है उतनी। अब 20 को बनाने में अगर मिनट भी लेते हो तो 20 मिनट लगेगा। आज आपके पास डेटा इतना छोटा है, तब ना, अब हमारे पास 2000 बच्चों का डेटा है, तब तो 2000 मिनट, 2 लाख है तो 2 लाख मिनट। तो नेम मैनेजर में जो फोर्थ ऑप्शन है वो कहता है कि हम एक ही बार में सारे पॉसिबल नेम मैनेजर हम आपको बना देंगे, जिसको कि आप यूज कर सकते हो। सो फोर्थ वन इज कॉल्ड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, इस काम से पहले आप नेम मैनेजर में जाओ और एक चीज़ और सीख लो कि जो नेम मैनेजर बनाया उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मेरा डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाएंगे और ये ओके करेंगे, मेरा डेटा डिलीट हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई भी हमारे काम का नहीं तो सारे को सेलेक्ट कर लो, इंडिविजुअल भी डिलीट कर सकते हो और सारे को भी डिलीट कर सकते हो, कोई नेम मैनेजर बचा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। ऑटोमेटिकली देखो टॉप रो लेफ्ट कॉलम दिखाने का मतलब होता है कि लेफ्ट में जितने नाम है, टॉप में जितनी हेडिंग है, उसके नाम के बेस पे सारे बना देंगे। आपको पता चला, ये तो इतना जल्दी होता है सब कुछ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, बट हो गया जो होना था। देखो हो गया ना। यही तो आप इंडिविजुअली करते उस 3 तरीके से, बस चौथे तरीके में आपने सब कुछ कर लिया। अब यूज इन फॉर्मूला, देख रहे हो कि जितने नेम मैनेजर बनाए हो ना, आप सबका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हो सबका बन चुका है। अब कैसे, हमने बोला जून का सम कर दो, तो सम तो लगाओगे, और किसका, जून, तो ये रहा। समझ गए कि कौन है जून। सिलेक्शन भी पकड़, सिलेक्शन हो रहा है ना, हाईलाइट भी हो जा रहा है। फिर हमने बोला कि भाई महेश का एवरेज बताओ, तो फंक्शन का नाम एवरेज और MAHESH, देखा, रेंज पकड़ लिया। अगर मैंने बोला कि भाई अंजलि का हाईएस्ट स्कोर बताओ, तो मैक्स ऑफ अंजलि, और मैंने बोला ब्रजेश का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बताओ, तब आ गया ना फंक्शन। लार्ज में कौन, ब्रजेश कॉमा 2। सो रेंज जब आप सेलेक्ट करते हो, जब वो दिखाता है A2 is to इतना, तो वो मूव होता है जब ड्रैग करते हो। जब उसको एक नेम दे देते हो फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये एक नेम मैनेजर हमारे लिए एक बेहतरीन टॉपिक है जो हम लोगों को पता होना चाहिए या भूल जाना चाहिए, पता होना चाहिए पढ़ने के बाद, और भूलने के बाद इसको दोबारा से याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया। इसी नेम मैनेजर का यूज किया और हमने लार्ज स्मॉल रैंक में हमने बात करी है। आइए फिर से हम क्या करते हैं, इस डेटा का एक नाम दे देते हैं। तो क्या नाम दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये तो पता चल गया है। सेल्स डेटा, तो सेल्स डेटा, इसका नाम सेल्स डेटा हो गया। अब क्या किया, लार्ज लगाया और रेंज का नाम सेल्स डेटा, अपने आप पकड़ लिया पूरा डेटा, और कॉमा 1 नहीं J3,
एंटर करेंगे तो अगले बार में वो J4 ले लेगा, नीचे बढ़ रहा है। यही तो फीचर होता है एक्सेल की, ताकि एक फार्मूला लगाओ और सारे निकल आते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे लार्ज, स्मॉल और रैंक नाम का फंक्शन का यूज किया है। फंक्शन पढ़ा है यहाँ पे हमने लार्ज, स्मॉल और रैंक, नहीं यहाँ पे। कोई डाउट? साथ में पढ़ा फ्रीज पेंस का यूज, साथ में पढ़ा नेम मैनेजर का यूज। ऑल क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आपको दिखा रहा हूं। जो पेज का प्रिंट आउट आप लोगों के हाथ में है वही है ये, ठीक है। अब इसमें आते हैं और इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर ले ताकि हमें पता चले कि हम कौन से बैच के हैं, ये है ना। अब आइए, अब ब्लू के बारे में, व्हाइट के बारे में नहीं सोचना है, अब ग्रीन के बारे में सोचना है, ठीक है। ब्लू नहीं सोचना है, ग्रीन के बारे में सोचना है। ध्यान से देखेंगे कि ये हमने अभी फ्रिज पेंस पढ़ा था, इसको हमने ग्रीन कर दिया। मतलब ग्रीन करने का मतलब है कि ये टॉपिक एटलीस्ट सबके हो गए। अब तो ये नहीं बोलो मेरा नहीं, मेरा नहीं। सो ये टॉपिक हमारा सबको मिल चुका है। मेरे पास तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? नेम मैनेजर, क्लियर है। इसके बाद देखो, ये हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों में से किसी का बाकी हो ये, क्योंकि ये तो पहले या दूसरे दिन हम कवर अप कर लेते हैं। कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं, सीरियल नंबर कैसे बनाते हैं, रैंडम डेटा क्रिएट कैसे करते हैं, बेस्ट स्पेशल का यूज कैसे करते हैं, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट का यूज कैसे करते हैं। अब आपको इस वाले पार्ट को हम कवर अप कर रहे हैं अभी फिलहाल, फिर आगे के बारे में बात करेंगे। ये वो पार्ट है जो बहुत बेसिक में आता है, बट हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि वो क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। इससे पहले इसको सेव भी कर देते हैं फाइल को। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस एंड फंक्शन, इसमें दोनों चीजें मिक्स है, नहीं। सेव करते हैं, पहले इस डेटा को सेव कर लिया कि कम से कम ये सेव है हमारे पास। आइए, कुछ छोटा सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। हमारे पास ना कुछ नंबर्स पड़ा हुआ है यहाँ ऐसे, अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल करें, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर, क्या किया? फिलहाल आपके सामने ऐड किया है। मेरा क्वेश्चन सीधा है रोहित आपसे, ये 473 कौन कौन से नंबर को मिलके बना है, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो देखे हो तो शायद देख भी लिया होगा या भूल भी गए होगे इतना देर में। एग्जैक्टली।
सबसे पहला तरीका होता है कि अगर ये पता करना है कि इतना पता हो कि ये 473 इसी में से किसी को मिला के बना है, तो पहला तरीका इस पे क्लिक करो, डबल भी नहीं, सिंपल क्लिक करो। फॉर्मूला बार में दिख जाता है कि E3 E7 और E10, E3 E7 एंड E10 पहला तरीका, यानी कि जस्ट सिंपल क्लिक। पहला तरीका क्या मिल गया हमें? CLIC के क्लिक। और दूसरा होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक, इस पे जाके डबल क्लिक करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो अच्छा क्लिक है कि डबल क्लिक है? क्लिक में सिर्फ ऊपर दिखता है, डबल क्लिक में तो हाईलाइट कर दिया है, तो ये ज़्यादा विजिबल हो गया हमारा। तो डबल क्लिक। अच्छा, डबल क्लिक को शॉर्ट कीज में अगर आपको याद रखना है तब इसको F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F2 प्रेस कर सकते हो, तो F2 का मतलब डबल क्लिक होता है। समझ में? यानी कि इस पे कर्सर रख के F2 प्रेस करो, देखा वही हुआ। अगर माउस नहीं रहा तो हम F2 का यूज कर सकते हैं इसी काम के लिए। एक तीसरा है जिसका नाम है ट्रेस रेजिडेंट्स। क्या है? इस पे कुछ नहीं करना, इस पे रखना है, बट ये पता होना चाहिए कि कहाँ होता है। फॉर्मूला टैब में, और यहाँ से देख रहे हो ये है ना, इस पे क्लिक कर देना। इसकी खासियत ये है कि ये एरो के साथ दिखाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो कि मैनेजर लेवल पे हो, आपको 12 महीने की सेल्स में से 3 सबसे खराब महीने का सेल्स को एरो के थ्रू दिखाना, या 3 सबसे अच्छे सेल्स के बारे में दिखाना, कुछ इस तरह का, और उस सेल को आप एरो के थ्रू, तो आप मैनुअल एरो नहीं लगा के आप ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज कर सकते हो। और ये रिमूव एरो मतलब वो एरो हटा सकते हो। कोई डाउट? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे ना, कुछ वैल्यूज ऐसे ही हमारे पास है, ठीक है? अगर मैंने ये पूछ दिया, ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें ये 99 ये वाला यूज हुआ है, आप इस पे क्लिक करके देखोगे कि भाई E3 यूज हुआ है, हाँ हुआ है। इसमें देखोगे हुआ है, इसमें देखोगे हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ। मतलब सोचो 2000 हो गया, तो चेक करो आप मैनुअली एक एक करके। एक होता है कि आप 99 को पकड़ो, और फॉर्मूला टैब के अंदर एक होता है ट्रेस डिपेंडेंट्स। ये आपको ये बता देगा कि इस वैल्यू का स्पेसिफिक कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, इस वैल्यू का स्पेशली कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है, तो इसको बोलते हैं ट्रेस डिपेंडेंट। सेम वैसे ही है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? आप लोगों में से सबसे अच्छी मैथ्स किसकी है? आपकी? चलो अनुप्रिया का चेक करते हैं। एकदम छोटा सा मैथ, 2 जोड़ 2 भाग 2 मतलब 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा अंजलि? इसका आंसर क्या होगा? 3। अब इतना भी खराब नहीं कि 2 जोड़ 2 भाग। कल की डेट में बच्चे होंगे, उसको सिखाओगे कि मेरा तो मैथ खराब है। अब ये तो LKG UKG वाला भी बता देगा 2 जोड़ 2 भाग 2। नहीं, इतना तो इसमें मैथ खराब होने वाली बात
नहीं है, नहीं। कल के डेट में आप भी हो जाएंगे, आपके घर में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होंगे, उसको बोलोगे बेटा मैं तो बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई होगा, भतीजा होगा, कुछ छोटा तो होगा, उसको ये बहाना थोड़ी ना बोलो कि मेरा मैथ कमजोर है। ये बोर्ड मास के हिसाब से चलता है? हाँ, आप समझ में आई बात? तो क्लियरली अब हमें यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि एक्चुअली कोई भी लंबे लंबे फॉर्मूले जो बनते हैं एक्सेल में, बड़े बड़े इफ के अंदर इफ एरर ये वो हमने काफी यूज किया हुआ है। वो स्टेप्स कैसे चलता है, अगर आपको स्टेप्स पता करना है ना, तो इवैल्यूएट फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आखिरकार 3 कैसे हुआ, कैसे मान लें हम 2 + 2 4 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 तो 2 ही होता, लेकिन 3 कैसे हुआ? अगर आपको बोर्ड मास नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला में जाओगे और यहाँ पे नाम है इवैल्यूएट फॉर्मूला। क्या है? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। एवेल्युएट करोगे तो दिखाएगा कि 2 + 1, तब जाके ये 3 हुआ। ये मैंने छोटा एग्जांपल इसलिए दिया ताकि कॉम्प्लेक्स में एरर आ गया या आंसर दे दिया या फिर उस एरर को इफ एरर से ठीक करेगा, ट्रू फॉल्स में करेगा, वो सारे स्टेप्स आपको दिखेगा। आप तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले जोड़े हो ना, तो उसमें देख सकते हो जाके कि कहाँ कहाँ पे कैसे एवेल्युएट किया गया। एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए एवेल्युएट फॉर्मूला के बारे में होना जरूरी है, ताकि आपको स्टेप पता चले कि पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार क्या हुआ, चौथी बार क्या हुआ। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बड़ा आसान लगेगा दिखने में, बट ये जरूरत पड़ने पे बहुत कठिन हो जाता है। इसका नाम है शो फॉर्मूला। इस सीट पे जितने भी फॉर्मूले लगाए गए हैं, अच्छा जो प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, वो सब फॉर्मूला है कि नहीं है? वो सब भी है, वो अर्थमेटिकल फंक्शंस या फॉर्मूलाज की कैटेगरी में आता है। प्लस लगाना, माइनस करना, ये सब जो होता है ना, वो भी फॉर्मूलाज में आता है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला टैब में जाओगे और आपको शो फॉर्मूला सिंपली करना है। तो जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे सेल है जहाँ जहाँ पे फंक्शंस फॉर्मूले का यूज किया गया, वी लुकअप, एच लुकअप, सम, इफ, नेस्टेड इफ, जो कुछ भी पढ़े सब दिखने लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। अगर कोई नया यूजर को पूछो कि एक्सेल आता है तो बोला आता है, कितना आता है सर? 50% आता है। बस उसको क्या करना, शो फॉर्मूला करवा के तब देना सीट, और बोलना कि थोड़ा सा नहीं ये 2 ही नंबर को जोड़ के दिखा दो। नहीं तो वो तो भाई सही से लगाएगा तो सम लगाएगा, जोड़ के मतलब सम फंक्शन यूज करेगा तो ऐसे करेगा, तब भी पर आंसर नहीं आना है। अगर बोलेगा ये प्लस ये कर दो, तब भी पर आंसर नहीं आना है, क्योंकि ये रिजल्ट मोड में है ही नहीं आपका सीट कि आपको रिजल्ट मिलेगा। ये फॉर्मूला मोड में है। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका लाइव एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जो सीनियर एचआर था, उसके अंदर में 3000 लोग थे उसकी कंपनी में। 30 तारीख का टाइम था, सबकी सैलरी ट्रांसफर होनी थी सेम डे 30 तारीख को। अच्छी कंपनी में 30 तारीख को सैलरी हो जाती, वो एक का भी इंतजार नहीं करता। 30 तारीख को सैलरी, ये महिंद्रा में, महिंद्रा है ना, महिंद्रा के अंदर, महिंद्रा या मारुति ऐसे कुछ था। तो उसका 6:30 बजे कॉल आया था, 5 बजे तक पैसे ट्रांसफर हो जाने थे। 6 बजे उसका कॉल आया था कि सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, सर आप ही बचा सकते हो। क्या हो गया? सर मैंने जो जितने भी 3000 एम्प्लॉय के सैलरी बनाए थे ना, वो सैलरी शो ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो मैंने बोला सीट भेजो, मैं देख लेता हूँ कि क्या दिक्कत है। जब तक हम बीमारी नहीं देखेंगे तो दवा कैसे लिख दें, नहीं? तो बोला सर सीट कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं भेज सकते। तब कहे कि, और उस समय जूम, अभी 4-5 साल पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है, तो जूम उतना कॉमन नहीं था। हमने बोला जूम पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। बोला सर ये सब यूज ही नहीं करते। हम कहे तो फिर आ जाओ, देखते बैठते हैं एक साथ। नहीं तो वो सोहना, गुड़गांव है ना सोहना रोड, उधर उसकी ऑफिस है। वहां से कैब करके सीधे पहुंचा लगभग 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में, लगभग 8:30 बजे, और बैठ के अपना लैपटॉप खोल के दिखाया
एकदम परेशान, पसीना पसीना ठंडे के मौसम में हो रखा, क्योंकि 70 कॉल दिखाया था कि आ चुका था। 3000 एम्प्लॉय कम थोड़ी ना था कि 5 ही बजे ट्रांसफर होना था, और 8 बज चुका है, 8:30 बज चुका, अभी तक ट्रांसफर नहीं। अब बोले कि किसको उठा के क्या देंगे, क्योंकि अभी श्योर था ही नहीं कि ट्रांसफर होगा तो कब होगा, क्योंकि डेटा गड़बड़ हो गया तो कम से कम 7 दिन या 10 दिन लगेगा उस सब डेटा को ठीक करने में। तो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो सिर्फ लेके आ गया मेरे पास, बोला कि सर उसमें से 70 कॉल में से 1-2 तो डायरेक्टर का भी आ चुका है कि आज तो मेरी गई, अगर हमने कुछ बोल दिया तब तो हमारी नौकरी खतरे में है। तो उसको देख के पहले मैं मुस्कुराया एज यूजल, तो बोला सर मेरा पसीना से हालत ख़राब है डर से कि क्या होगा, और हंस रहे, कहे कि आपका सोल्यूशन हो गया इसलिए हंस रहे बात समझ रहे हो? मैंने उनके डेटा पे बस शॉर्टकट लगाया, कट, सर किया क्या किए आप? तो ये उसका शॉर्ट कीज होता है, कंट्रोल के साथ जो देखो, एक के बगल में एक ऐसा वाला बटन है, एक के बगल में टैब के ऊपर, वही इसका शॉर्ट कीज है, कंट्रोल के साथ ऐसा। तो ये हो गया। अब वैसे ही मैंने किया, बोला कि क्या जादू किया सर, ये भी तो पूरा हमारा सब खराब पड़ा हुआ था, हमारी हालत खराब थी। बोला बस यही है कि इसी को बोलते हैं इम्पोर्टेंस, टेल्डा या कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, देख सर लेना, उसका ऐसा effect टिल्डा करता है। टिल्डा या टिल्डा कुछ बोलते हैं उस सिंबल को, देख लेना, उसमें कोई वो नहीं ऐसे है। रिफ्लेक्ट कर रहा था जब आपने हाँ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा था, बस कंट्रोल के साथ वो वाले बटन डाल दो, टिल्डा होता है या कुछ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अच्छा गूगल कर लेना, वर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप नेम मैनेजर जब जरूरत है वही भूल गए तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वी लुकअप जानते हो लेकिन आप वी लुकअप का नॉर्मल फंक्शन ही भूल गए, वहाँ पे वी लुकअप के स्पेलिंग ही भूल गए, या कुछ ऐसा गलती, एकदम छोटा सा सिली मिस्टेक उसको बोलते हैं, वो कर दिए तो गलत है, परेशानी तो हो जाएगी। तो इसमें कभी भी एक्सेल में ये नहीं बोलना कि सर ये एडवांस है कि ये सब एडवांस है, जब जरूरत पड़ेगी उसके लिए तो ज़िंदगी भर याद रखा होगा, आज तक याद होगा कि हमारे लिए तो भाई ये शो फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा एडवांस है। देवता है। तो कभी भी एडवांस वर्ड नहीं होता है कुछ भी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे वो आसान हो जाता है, जो दूर होते जाता है तो एडवांस हो जाता है, जिसका यूज नहीं करते हो आप तो यूज में रखो अच्छी टेक्निक्स को। बट ये भी कहना मुश्किल है कि किसको रखें किसको छोड़ दें। ओवरऑल पढ़ाई के टाइम में तो सबको रखना, क्योंकि इंटरव्यू तो देना है, ऐसा थोड़ी है कि आपके मन के हिसाब से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अच्छा वी लुकअप पर क्या आते हो, सीधा वी लुकअप से एक क्वेश्चन और 70,000 का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में, नहीं ऐसा तो होगा नहीं, वो तो जहाँ तहाँ से पूछेगा पूरे सिलेबस में। लेकिन ये भी गारंटी है कि 10 में से 9 का जवाब तो आप दे ही दोगे अगर आपने सिलेबस को, असाइनमेंट को ठीक से बनाया और पढ़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि अभी एक लड़की है, बहुत अर्जेंटली ज्वाइन की थी, उसका 15 दिन के अंदर उसका इंटरव्यू होना था और पैकेज अच्छा खासा ऑफर हुआ था। वो बोली कि सर एक्सेल की वजह से मेरा सब रह जाएगा। सो क्या नाम था उसका, विनीता। ये देखिए, ये मैडम है, इनके पास बहुत अच्छा सा ऑफर था। ये देखो कि ये सिर्फ इनको 10 क्लास मैंने दिया है, फिलहाल उसको एक ऑफर, 2 ऑफर लेटर है, 2 ऑफर लेटर है, 7 लाख का तो है, 7 लाख का ऑफर आएगा, ये कंपनी का नाम भी इन्होंने लिखा है। बट एक और है आज फाइनल राउंड, अगर उसमें हो गया तो 9.5 लाख का। बट भाई साहब 9 दिन वो पढ़ी है, पढ़ाई वाला पढ़ाई करिए, सर हिलाने वाला नहीं। तो अच्छी बात है। तो देखो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें 9 दिन में या 10 दिन में या 6 महीने में आपको कितना तैयार करना है, हमें पता है। अगर आप अपना दे दो बेस्ट तो हमें पता है कि आप जितना टाइम में चाहोगे हम रिजल्ट आपको दिलवा देंगे। ये देखिए, सर एक्सपीरियंस था इसी का ही पहले नहीं था नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। सर ये तो वही है ना जो मेरे साथ आपके साथ विनीता जो आई थी वही है। ये 7 का कंफर्म हो गया है, 9.5 का आज फाइनल राउंड है। बोली ये हो जाएगा तो सर ये ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि ये भी बोल रहा है 9 दे देंगे लेकिन 6 महीने के बाद बढ़ा देंगे, ये लिखी है कहीं पे। रात में नॉर्मली मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन 12 बजे
मेरे उस पर कमेंट की थी स्टेटस पे, तो उसी के बाद मैंने थोड़ी सी बात हो गई, तो फिर उन्होंने जाहिर किया अपना कि सर पार्टी भी करेंगे, है ना। हम तो बोले कि मेरे लिए तो आपका सिलेक्शन ही सबसे बड़ी पार्टी है, यही सब बात है, और क्या है। बस यही है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि देखो टाइम जितना भी है ना उसमें आप बेस्ट दो, क्योंकि जॉब इंतज़ार कर रहा है आपका, ये बात मान के चलो कि जॉब इंतज़ार कर रहा है, तो आप उसके लिए रेडी रहो। कैसे गाइड करेंगे, क्या गाइड करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं वो मेरे को पता है, बट आप अपनी मदद खुद करो एक पार्ट में, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। मैं बार बार वीडियो देखूं, चीज़ों को वो कंसिडर करो। एक्सपीरियंस थी? नहीं थी, एनजीओ में काम करती थी थ्रू आउट 3 साल से। एनजीओ वाले का एक्सपीरियंस लगभग एनजीओ का पढ़ाने का ये सब एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता। इन्होंने सीखा क्या है, बस एडवांस। अभी तो एडवांस एक्सेल पे हो गया है, हालांकि इन्होंने जो प्रोफाइल बनाई है वो बिजनेस एनालिटिक्स की बनाई है, तो उसमें डेटा का खेलना होता है। तो डेटा में जितने भी खेलना होता है बिजनेस एनालिटिक्स में, एक्सेल, सिक्वल और पावर बीआई पे, वो सिर्फ बोली कि सब आता है, लेकिन क्वेश्चन जितने पूछे गए उनको एक्सेल से पूछा गया, सारे जवाब दे दिए, हो गया राउंड क्लियर। तो ये है कि देखो इसको कितना लाइटली लेते हो, ये ऑब्वियसली है कि अब अच्छा एज है, लाइक 25-26 एज है, मैच्योरिटी तो है ही। अब 18 वाले का मैच्योरिटी और 30 वाले की मैच्योरिटी में तो फ़र्क होगा ना। तो बात करने का तरीका, एचआर से कैसे, एचआर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, जो हम आपको बार बार बोलते हैं एक्सप्लेन करना सीखो, एक्सप्लेन करने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा था। तो ऑब्वियसली है कि सेटिस्फाइड हो गया अगर एचआर, तो हो गया, ऑफर लेटर आ गया आपका। तो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास तो रोज ही ऐसे आते हैं, अभी जो आया था ना बंदा वो भी मिल रहा है, वो हमारा 4 साल पुराना स्टूडेंट है, वो भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे अभी पहुंच गया है, लगभग 6 लाख का पैकेज है, और एक्सेल और सिक्वल ही किया था, अब पावर बीआई के लिए आ रहा है, अब पावर बीआई के लिए आ रहा है। अब 6 लाख से सोच रहा है कि ऊपर तो कुछ तो जोड़ो अपने अंदर स्किल्स, तो अब पावर बीआई के लिए आ रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि आप लगे रहो और अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। बैच ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम दूर हो गए, अब जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो वैसे वैसे उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम जब आप खूब मेहनत करो और अपनी उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करो। बात समझ में? सो इस तरीके से आपको मैनेज करना है सब कुछ। तो एक और टॉपिक आपका कवर अप हो गया, ट्रेस प्रेसिडेंट वाला, ट्रेस डिपेंडेंट वाला। एक आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, एक आखिरी टॉपिक है इसमें। अरे ये कहाँ गया? एरर चेकिंग। कई बार जब आप बहुत सारा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी हो सकता है फंक्शन एरर, कहीं कुछ और वैल्यू एरर, कुछ तरह का एरर आ सकता है। जैसे मैंने 10 + 9 कर दिया था, तो एरर आना ये कि नंबर का होता है ना, तो ये एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा आपको आंसर में। अब ये मान लो कि 2-4 एरर हैं, मतलब इतने सारी चीज़ों में हो सकता है कहीं एरर हो, बट एरर के लिए तो मैंने सिखा दिया ना इफ एरर से चेक करके उसको ठीक कर दो, या कुछ सॉल्यूशन पे जाओ। मान लो कि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो एरर डाल के सीट भेजने से बॉस तो चिढ़ जाएंगे। तो पता तो हो कि भाई एरर इतने 10 लाख डेटा में कौन से पॉइंट पे एरर आ गया। तो एक होता है एरर चेकिंग। क्या होता है? एरर चेकिंग। आप A1 पे कर्सर रखिए और वही फॉर्मूला टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है आपको एरर चेकिंग, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये सीधे आपको उसी सेल में ले जाता है जहाँ पे आपने कोई एरर, कुछ आपने गलती करी होगी, वैल्यू एरर या डेटा एरर या कोई फॉर्मूला एरर, फॉर्मूले के स्पेल में मिस्टेक करी होगी तो एरर आ जाएगा। तो एरर को जब चेक कर लेते हैं सिर्फ फाइंड करता है। जैसे एक्सरे क्या होता है? एक्सरे इलाज नहीं है, एक्सरे तो सिर्फ बताता है हड्डी टूटी है या हड्डी बची हुई है, नहीं।
तो ये भी सिर्फ बताता है, तो एरर चेक करोगे तभी तो एरर सॉल्व करोगे। तो एरर चेकिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो। ये 3 लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जबकि इसका यूज ना के बराबर या कम होता है, रेयरली यूज होता है और इसके यूजेस ज़्यादा है। तो ये था आज की पूरी कहानी।